फ्रेंड्स, मैं आप सभी को सेल एंड टिश्यू से रिलेटेड इस वीडियो में डिस्कशन करूंगी और इसका पूरा नोट्स भी दूंगी और इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसी सब से क्वेश्चन आते हैं। यदि आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में सेल एंड टिश्यू से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेल्स क्या होता है? सेल्स हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट फंक्शनल होता है। सेल्स सेल्स के बारे में एक लिविंग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो एक मेम्ब्रेन से इनक्लोज होती है सेल कहलाती है। सेल किसे कहते हैं? सेल एक हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है जो छोटे छोटे मेम्ब्रेन में बनी होती है जिसे सेल कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन टू टाइप्स के होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। यह सेल की आउटर बाउंड्री बनाती है और सेलेक्टिवली सब्सटेंस को सेल के अंदर और बाहर जाने देती है। ये जो मेम्ब्रेन होती हैं यह आउटर बाउंड्री बनाती हैं और जो सेलेक्टिव सब्सटेंस होते हैं उन्हें सेल के अंदर और बाहर ले जाती हैं और लेकर आती हैं। सेल मेम्ब्रेन 3 प्रकार के लिपिड मॉलिक्यूल जैसे फॉस्फोलिपिड्स 75%, कोलेस्ट्रॉल 20% तथा ग्लाइकोलिपिड्स 5% की लिपिड बाइलेयर से बनी होती हैं। सेल मेम्ब्रेन 3 लिपिड से बनी होती हैं जैसे फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स, जिसमें 75% फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल 20% प्रेजेंट होता है और ग्लाइकोलिपिड्स 5% होता है, जिससे लिपिड बाइलेयर से बनी होती हैं। सेल मेम्ब्रेन के आर पार सब्सटेंस की मूवमेंट होने को निम्न प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है पैसिव प्रोसेस, सेकेंड है एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस में क्या होता है? इसमें सब्सटेंस का सेल एनर्जी के बिना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट द्वारा मूव डाउन होना। सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन की पैसिव प्रोसेस के सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस उदाहरण है। इसमें सिंपल डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है और ऑस्मोसिस होता है। सिंपल डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के हेल्प के बिना सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर के द्वारा सब्सटेंस का फ्रीली मूवमेंट होना। सिंपल डिफ्यूजन में जो मेम्ब्रेन होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प के बिना सेल मेम्ब्रेन और लिपिड के द्वारा सब्सटेंस का फ्रीली मूवमेंट होना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन प्रोटीन इज कैरियर मॉलिक्यूल्स की तरह कार्य करने से सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर द्वारा सब्सटेंस का मूवमेंट होना। ऑस्मोसिस यह एक विशेष प्रकार का डिफ्यूजन होता है जिसमें सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन से केवल वाटर ही डिफ्यूज हो सकता है। सेकेंड है एक्टिव प्रोसेस। इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के विपरीत सब्सटेंस को मूव करने के लिए सेलुलर एनर्जी का उपयोग होता है। यह प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टोर हो सकता है। फिर इसमें होता है इंडोसाइटोसिस होता है और एक्सोसाइटोसिस होता है। फिर सेकेंड एक्टिव प्रोसेस के टाइप्स में हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन व न्यूक्लियस के बीच में पाए जाने वाला सभी सेलुलर कंटेंट्स साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी पाए जाने वाले सेलुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हम सेलुलर कॉन्टैक्ट साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। इट हैज़ 2 बोथ डिवीजन
is cytosol and organelles. साइटोसोल, ऑर्गेनील्स, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, सब जो भी सेल में सब ये सब इन सब से मिल करके सेल बना होता है। ऑर्गेनील्स से, सेंट्रोसोम से, राइबोसोम से, साइटोप्लाज्म से। आप लोग चाहें तो इसका सब नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम, एक सेल ऑर्गेनेल जो इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। ये जो लाइसोसोम है यह सेल के इंट्रासेलुलर और डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, जिसे हम सुसाइड ऑफ नोट्स भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, जिसे हम ये लाइसोसोम को ही हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसमें कई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन्स और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने में समर्थ होते हैं। लाइसोसोम एंजाइम एक सेल द्वारा फेगोसाइटाइज्ड पैथोजेन और डैमेज टिश्यू के डाइजेशन में सहयोग करते हैं। यह डैमेज टिश्यू के डाइजेस्ट होने में सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन ट्यूबिकुल्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इनटू टू फॉर्म में होता है। इनका एक रूप से राइबोसोम से अटैच होता है, जिसे ग्रेनुलर अथवा रफ रेटिकुलम कहते हैं। यह प्रोटीन द्वारा फॉर्म जिस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं उसे ग्रेनुलर अथवा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह लिपिड और स्टेरॉइड से सिंथेसाइज की साइट होते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्गी कॉम्प्लेक्स यह एक थिन मेम्ब्रेन सैक जैसा ऑर्गेनाइल होता है जो लगभग सभी सेल्स में पाया जाता है। यह प्रोटीन की उनके ट्रांसपोर्टेशन के दौरान प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करने में इन्वॉल्व होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक सेल का थिन मेम्ब्रेन लेयर होता है जो सेल में पाया जाता है और यह प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करने में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? एक रोड अथवा ओवल शेप 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर का सेल ऑर्गेनाइल होता है। इसमें एक रोड अथवा ओवल शेप, ओवल मतलब अंडाकार शेप में 0.5 मीटर डायमीटर का सेल ऑर्गेनाइल होता है। इस सेल रेस्पिरेशन की आयोटिक ऑक्सीजन स्टेज के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं, इसलिए यह अधिकांश एटीपी सिंथेसिस की साइट होते हैं। इन्हें सेल के पावर हाउस भी कहते हैं। एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम पावर हाउस कहते हैं, ये हमारे ऊर्जा को स्टोर करके रखता है बॉडी में, जिसे हम एटीपी कहते हैं और इसे पावर हाउस भी कहते हैं। फिर न्यूक्लियस, यह सेल के अंदर एक ओवल शेप सिंगल स्ट्रक्चर, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। सेल मेम्ब्रेन के समान ही एक स्ट्रक्चरल जिसे न्यूक्लियर इन्वॉल्व अथवा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वह इसे साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। न्यूक्लियस के अंदर एक सेल होती है ओवल शेप जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को वह साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। न्यूक्लियस में एक अथवा अधिक स्ट्रक्चरल हेरेडिटरी यूनिट पाई जाती है, जिन्हें जीन्स कहते हैं। जीन्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं और प्रत्येक क्रोमोसोम एक डीएनए के लॉन्ग मॉलिक्यूल्स के साथ कई प्रोटीन्स से बना होता है। एक सेल अथवा ऑर्गेनिज्म में उपस्थित संपूर्ण जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जीनोम कहते हैं। ह्यूमन जीनोम कंटेन्स अबाउट 30,000 जीन्स। डिवीजन, व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल डिवीजन कैसे होता है? यह सेल्स के स्वयं रिप्रोड्यूस होने की प्रोसेस होती है। यह दो प्रकार की होती है, जैसे मिटोसिस
सोमैटिक सेल डिवीजन। सेकंड हो गया मिटोटिक फेज। मिटोसिस सेल डिवीजन में हो गया डॉटर सेल में पेरेंट सेल के समान बराबर क्रोमोसोम की संख्या डिप्लोइड 2n होती है। डाइप्लोइड। दिस साइकिल कंसिस्ट टू मेजर पीरियड। इन एग्जाम्पल इंटरफेज। इंटरफेज में सेल अपने डीएनए और ऑर्गेनेल्स को रिप्लेस करती है तथा ग्रो करती है। इंटरफेज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 फेज। इंटरफेज में 3 फेज होते हैं, GI फेज, एस फेज, G2 फेज। फिर मिटोसिस फेज। यह फेज पुनः 4 फेज जैसे पॉस्फेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में डिवाइड होती है। प्रोफेज न्यूक्लियस के क्रोमैटिन ग्रेन्युलस अधिक डेंसिटी स्टेन होकर क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अदृश्य हो जाती है। मेटाफेज क्रोमोसोम दोनों सेंट्रियोल्स के बीच में इक्वेटोरियल प्लान पर अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज टेलीफेज मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। मियोसिस को रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन भी कहते हैं। इसमें डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट सेल से आधी हो जाती है। यह गोनाड्स में गैमीट्स जैसे स्पर्म और एग को निर्माण के दौरान होता है। इसमें इंटरफेज तो मिटोसिस के समान ही होती है, लेकिन मिटोसिस भी भिन्न। इसमें मिटोसिस 2 सक्सेसिव स्टेजेस हैं, जैसे मियोसिस व मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में होती है। अब नेक्स्ट टिश्यू को डिस्क्राइब करते हैं, टिश्यू के बारे में जानते हैं। समान सेल्स तथा उनके इंट्रासेलुलर सब्सटेंस का ग्रुप जिनका कॉमन ओरिजिन हो तथा जो एक पार्टिकुलर फंक्शन करते हैं टिश्यू कहलाते हैं। टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू मीन्स ऊतक। जो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम ऊतक कहते हैं, आई मीन टिश्यू कहते हैं। बॉडी टिश्यू को उनके फंक्शन और तथा स्ट्रक्चर के अनुसार निम्न 4 मेजर ग्रुप में वर्गीकृत किया है। एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। टोटल में 4 टिश्यू होते हैं। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मसल्स टिश्यू, फोर्थ नर्वस टिश्यू। इनके भी सब टाइप्स हैं। एपिथेलियल टिश्यू के भी सब टाइप्स हैं, मसल्स टिश्यू के भी हैं, कनेक्टिव टिश्यू के भी हैं, नर्वस टिश्यू के भी हैं। अब हम जानते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू बॉडी सरफेस को कवर करते हैं तथा होलो ऑर्गन, बॉडी कैविटी व डक्ट्स को लाइंड करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स कंटिन्यूअस शीट्स में या तो सिंगल या मल्टीपल लेयर्स में व्यवस्थित होती है। सेल्स में मध्य बहुत कम स्पेस होता है। एपिथेलियल टिश्यू एवेस्कुलर टिश्यू होते हैं, किंतु इनकी स्वयं की नर्व सप्लाई होती है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू। फिर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल के भी टाइप्स हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल व फिरवेंट एपिथेलियल, क्यूबिडल एपिथेलियल, सिंपल नॉन सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम।
सेकेंड, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? टिश्यू जो बॉडी के अन्य पार्ट तथा टिश्यू को सपोर्ट तथा कनेक्ट करता है उसे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मीन्स ही होता है कनेक्ट करना, जो बॉडी के अन्य पार्ट और टिश्यू को सपोर्ट तथा कनेक्ट करता है उसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। यह बॉडी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तथा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होते हैं। इसका फंक्शन होता है अन्य टिश्यू को आपस में बांधते हैं एवं सपोर्ट तथा स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। जो दूसरा टिश्यू होता है उसको आपस में कनेक्ट करता है और सपोर्ट करता है तथा स्ट्रेंथ मतलब मजबूती प्रदान करता है। इंटरनल ऑर्गन को इंसुलेट तथा प्रोटेक्ट करता है। जो इंटरनल जो इंटरनल होते हैं, जो हमारे बॉडी के इंटरनल अंग होते हैं, उन्हें कुचालक तथा प्रोटेक्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन लाइक ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। स्ट्रॉन्ग फंक्शन जैसे एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करते हैं। यह इम्यून रिएक्शन की मुख्य साइट होते हैं जैसे कुफर सेल्स तथा माइक्रोफेजेस। मास्ट सेल्स हो गया, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, WBC, मैट्रिक्स फाइबर्स, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। सेकेंड, एरिलियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस के भी 3 टाइप्स हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, सी इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। फिर थर्ड कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज के भी सब टाइप्स हैं, हाइलियन कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड, फाइब्रो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक। थर्ड है इलास्टिक कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। ये सब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं। कनेक्टिव टिश्यू वैसे तो 3 में डिवाइड होता है। मैंने आप सबको डिस्क्राइब कर दिया सेल और टिश्यू। सेल क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसके फंक्शन, डिवीजन ऑफ सेल, सेल में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, लेयर ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यू के बारे में भी बता दिया टिश्यू क्या होता है, टिश्यू के टाइप्स, क्लासिफिकेशन, इट्स ऑल अबाउट मैंने टोटल जानकारी दे दी है। और मैं इससे रिलेटेड आपको पूरा क्वेश्चन भी बता दूंगी, जो भी नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं ऑल एग्ज़ाम के लिए। पूरा इससे 80 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने टोटल क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए रेडी कर दिया है। तो आप लोग देख लो, क्वेश्चन भी अच्छे से याद कर लो। सेल और टिश्यू से टोटल क्वेश्चन मैंने बना दी है, इससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, सभी से क्वेश्चन आएगा। तो आप क्वेश्चन भी देख लेना आप लोग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।